हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था उसके बारे में बात करेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत में क्या है। इसे हम ईगो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्योंकि इन्होंने बेसिकली ईगो पर फोकस किया था। फ्राइड की तरह ईड या सुपर ईगो पर फोकस नहीं किया, बल्कि सिर्फ मेन एक ईगो लेकर चले और उसी के ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने बताया था कि एरिक्सन ने ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ एजम्पशंस दी थी कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। तो इन्होंने होलिज्म पर फोकस किया था कि जो कोई इंडिविजुअल है उसका पूर्ण रूप से जो कैसा है। होलिज्म पर एनवायरमेंटलिज्म, उसका जो पर्यावरण है वो उसे किस प्रकार इम्पैक्ट डाल रहा है, उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है, और चेंजेबिलिटी, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उन पर मेन फोकस किया गया था। ये इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, वो कैसे अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 स्टेजेस में अपने जीवन को सरवाइव करता है, इसके बारे में बताया था। तो एरिक्सन ने कोई जैसे कुछ अपने डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्री डिटरमाइंड स्टेजेस बताई थी जो यूनिवर्सल है कि बच्चा जी कहीं का भी है, किसी भी कल्चर में है, किसी भी सोसाइटी में है, वो इन 8 स्टेजेस से ही गुजरता है। तो पता है ये जो साइकोलॉजिकल साइकोसोशल जो स्टेज होती है, ये एक मतलब एक एज के हिसाब से होती है। पहले एक स्टेज कंप्लीट कर लेगा बच्चा, उसके बाद ही दूसरी स्टेज में जाएगा। और इसमें एक सभी स्टेजेस में क्राइसिस भी आता है, और उस क्राइसिस के बेस पर ही उसमें कोई बेसिक स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है, वो जो क्राइसिस है उसको दूर करना चाहता है, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहता है। और ये सब कैसे कर पाते हैं? एक अडेप्टिव बिहेवियर के अनुकूल व्यवहार करके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने ये जो 8 स्टेजेस बताई थी, ये कौन कौन सी बताई थी, किस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो स्टेज बताई थी, सबसे पहले स्टेज है इन्फेंसी में। इन्फेंसी में ये जब बच्चा पैदा होता है तब से बर्थ से लेके और 1 साल तक की, बर्थ टू 1 ईयर, 1 साल तक की एज में होता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है और तब से 1 साल में, ये इसकी एक ओरल स्टेज होती है। तो बच्चा दूसरों में अपने आप को विश्वास दिखाता है। जब उसे अपनी माँ से मैटरनल केयर मिलती है, उसके ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, उसमें जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसके जो केयर गिवर हैं उनसे जो लव मिलता है, उससे उसमें एक ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होती है। और उसे अगर वो टाइम पे वो ट्रस्ट नहीं मिल पाता तो बच्चा अनरिलायबल हो जाता है, इनएडुकेट तरीके से, या फिर रिजेक्टिंग की फीलिंग उसमें आने लग जाती है। तो फिर ये हो गया, इसमें एक जो क्राइसिस आ गया वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भावना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि क्या बच्चे को क्या विश्वास होगा या फिर अविश्वास होगा इन्फेंसी स्टेज में। ये है हमारे पास क्राइसिस। और बच्चे को अगर कंटिन्यू केयर मिल रही है, माँ से लव मिल रहा है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, तो बच्चा इसमें एक जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो है होप। होप को डेवलप कर लेता है, स्ट्रेंथ। इसमें बच्चे को एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ, अगर माँ मेरी केयर कर रही है तो कोई है जो मेरी केयर कर सकता है, मुझे अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड जो स्टेज है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो है 1 से लेकर 3 साल तक की,
1 to 3 ईयर। ये एनाल स्टेज है। इसमें बच्चा गुदावस्था से मिलती जुलती स्टेज है ये। इसमें क्या है, जब बच्चा ट्रस्ट की भावना विकसित कर लेता है अपने में, अपने माँ पे विश्वास हो जाता है, तो उसमें एक ऑटोनोमी का गुण डेवलप हो जाता है कि सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। ऐसे ट्रेड्स आने लग जाते हैं जिससे बच्चा ये सोचता है कि हाँ, ये चीज़ मैं खुद से कर लूँगा। ऑटोनोमी यानी स्वायत्तता का गुण आ जाता है और खुद पे कंट्रोल करना सीख जाता है। आत्मनियंत्रण के भाव होने लग जाता है उसमें। अगर उसमें जैसे जो इन्फेंसी स्टेज में ट्रस्ट की भावना नहीं आई, मिसट्रस्ट है, उसे केयर नहीं मिला, तो यहाँ से बच्चे में क्या होता है कि वो अपने आप में गिल्ट की भावना फील करने लग जाता है कि मैं दूसरे पे डिपेंड हूँ, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा। वो खुद ही खुद में सेल्फ डाउट करने लगेगा कि पावरलेसनेस की पावर नहीं है उसके पास में कोई, वो व्यर्थ है। तो इस टाइम इसमें क्राइसिस आ जाता है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अगर अच्छा गुण आया है बच्चे में तो वो एक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा, इंडिपेंडेंट महसूस करेगा और हर चीज़ में आगे बढ़ के कोई काम करने की कोशिश करेगा। जबकि उस बच्चे को अगर ट्रस्ट नहीं हुआ, मिसट्रस्ट की भावना उसमें है, तो वो आगे चल के बच्चा अपने आप पे डाउट करेगा कि मैं ये काम करूँगा तो ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो अपने आप को शेम और गिल्ट की भावना में रहेगा। इसमें बच्चे में कौन सी स्ट्रेंथ आती है? विल की। एक इसमें जो स्ट्रेंथ है वो विल पावर आ जाती है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी शक्ति होती है जो बच्चे को इंडिपेंडेंट होकर अपनी जो इंटरेस्ट होती है, पसंद की चीज़ होती है, उस काम को करने के लिए वो सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास, ये है हमारे पास प्ले एज। बच्चा खेलता है, प्ले एज। इसमें आती है कि 3 से लेकर 6 साल तक की एज है। प्ले एज, इसको हम मेनली लोकोमोटर स्टेज भी कहते हैं। बच्चा इसमें जैसे चलना फिरना, लोकोमोटर स्किल्स डेवलप होने लग जाते हैं बच्चे में, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जो अपने सोशल वर्ल्ड में आता है तो उसमें एक्टिविटी करने लगता है, कोशिश करके देखते हैं कि उसमें पहल शक्ति दिखाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, दूसरे जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो काम करने में कैसे आनंद ले रहा है, और नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको करने में कैसे निभा पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आती है कि कैसे गेम में भाग ले रहा है, दूसरे लोगों के साथ जो उसके साथ के पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ में खेल रहा है, उसके साथ के जो बच्चे हैं। तो ऐसे ही जब ये भावना बच्चे में आती है तो इसमें आता है कि इनिशिएट करने की कोशिश करता है। इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। जब बच्चा अच्छे से अपने परिवार से सपोर्ट मिलता है, लव केयर मिलता है, तो बच्चा हर चीज़ में, एक्टिविटी में खुद से कोई काम करने की कोशिश करता है, इनिशिएट करता है। तो इनिशिएट का भाव आ जाता है। जब उसके माता पिता से उसे घर से बाहर जाने में या कोई सोशल काम करने में हाथ बढ़ाने से रोक दिया जाता है, हर चीज़ में उसे डांटा जा रहा है, जब वो कोई अपनी इच्छा बताने की कोशिश करता है तब उसे डांट दिया जाता है, उसकी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता, तो ऐसा जो बच्चा होता है वो जो अपने गोल अचीव नहीं कर पाता तो गिल्ट की भावना में चला जाता है कि मैं तो कुछ करने लायक हूँ ही नहीं, और बच्चा ऐसे पिछड़ने लग जाता है। तो ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्राइसिस हो गया, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और इसमें जो स्ट्रेंथ आती है तो वो आती है पर्पज स्ट्रेंथ। बच्चा जब इनिशिएटिव लेने लगता है कोई भी काम करने में, तो उसमें ये भावना आ जाती है कि हाँ, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। मतलब उस वे में नहीं सोचता कि आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर पाए, पर हाँ, कोई काम करने के लिए अपना उद्देश्य, जैसे मुझे अपने लिए बॉल उठा के लानी है, मुझे खेलना है, उसमें इनिशिएट करने लगता है और अपना पर्पज बचाने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4th जो स्टेज है वो है स्कूल की एज। जब स्कूल एज में जाते हैं हम,
जब बच्चा स्कूल एज में, जब 6 से 12 साल की एज होगी, ये लेटेंसी एज है। तो इसमें क्या है कि जब बच्चा 11 से 12 साल में होता है, जब लेटेंसी पीरियड होता है, तो फॉर्मल एजुकेशन लेने लग जाते हैं। तो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है इसमें। स्कूल में जाएगा, डिसिप्लिन डेवलप होता है। जो स्कूल में जो उसका कल्चर है, उसके जो स्किल्स हैं, तो उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे लर्न करना है, तो इसमें उसमें इंडस्ट्री में जाने का भाव डेवलप हो जाता है। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। जब बच्चा अपने स्कूल में अच्छे से अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ कम्पिटिटिव गेम्स खेलता है, तो उसमें एक ये इंडस्ट्री में कैसे मिलजुल कर रहना है, इसकी भावना पैदा हो जाती है। जब बच्चा ऐसे खुद को इनकम्पिटेंट फील करता है कि उसमें कोई ऐसी सामर्थ्यता है नहीं, तो बच्चा इन्फीरियर फील करता है कि उसमें हीन भावना है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बच्चे में कम्पिटेंसी का, कि उसके अंदर ये सामर्थ्यता है या नहीं है। कम्पिटेंसी, सामर्थ्यता का भाव विकसित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास स्टेज आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज जो है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। ये स्टेज है मेनली 12 से 18 साल की आयु की। इसमें क्या होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है, तो उसको अपनी पहचान के बारे में क्राइसिस होना शुरू हो जाता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। जो पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है या कोई रोल कन्फ्यूजन हो रहा है, उसमें आइडेंटिटी का क्राइसिस आने लग जाता है कि मुझे अपने आगे क्या करना है। इस टाइम की जो एक एडोलसेंस स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेज होती है बच्चे की लाइफ में। तो अपनी जो आइडेंटिटी है, ईगो आइडेंटिटी है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। क्योंकि कुछ एडोलसेंट जो होते हैं, वो अपनी पहचान के बारे में उसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं कर पाते, और वो चाहते हैं कि इस तरह की जो क्राइसिस है, तो वो उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें जो क्राइसिस आता है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी मतलब कि उसकी पहचान क्या है बच्चे की, और रोल कन्फ्यूजन कि जो अपनी इसकी जो भूमिका है उसके बारे में कन्फ्यूजन होना। इसमें जो उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, फिडिलिटी का भाव आता है। फिडेलिटी का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा कोशिश करता है कि आइडेंटिटी को अचीव करूं, मैं अपनी आइडेंटिटी का मोरेटोरियम बनाऊं। जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते हैं, उसके बीच में बच्चे में एक मोराटोरियम यानी विलंबन की भावना भी डेवलप हो जाती है। क्योंकि जो मतलब उसमें जो मोरल रीजनिंग की कैपेसिटी होती है, जो अपने दोस्तों के साथ में रिलेशन बनाने को पसंद करते हैं, फिर कभी ने इस बात की कमी महसूस होती है कि वे लोग कौन है, किस लिए हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या किशोर होते हैं जो काफ़ी रिजिड टाइप के होते हैं, जो दृढ़ होते हैं। वो किसी भी ग्रुप की कन्फर्मिटी में मतलब यहाँ कोई अगर 4 लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँ, और वो उसमें जुड़ते चले जाते हैं। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सही गलत के लिए इन्हें मतलब नहीं पता होता, बस इन्हें ये है कि दूसरा ग्रुप जब ये काम कर रहा है तो मैं भी इनके साथ मिलकर यही काम करूँ। ये आइडेंटिटी फोरक्लोजर में होते हैं। कुछ को आइडेंटिटी जो होती है उसका डिफ्यूजन होने लगता है, कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि अपनी जो आइडेंटिटी बनाने के लिए इच्छा की कमी होती चली जाती है। ये थिंकिंग जो इनकी होती है वो अनऑर्गेनाइज टाइप की होती है। किसी भी से मतलब क्या रिलेशन बनाना है, नहीं हम अकेले ही अपने सही है। तो सेल्फ को रिफ्लेक्ट किया जाता है एडोलसेंट में। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास अर्ली अडल्टहुड, यानी कि
प्रारंभिक वयस्क अवस्था। प्रारंभिक वयस्क अवस्था जो होती है, जब बच्चा 18 से 30 साल की एज में होता है, इसमें तो जब बच्चा मतलब इसमें क्या है कि मेनली जो भी व्यक्ति है उसकी शादी विवाह हो जाता है और फिर वो अपने जीवन का कैसे मतलब अपनी फैमिली प्लानिंग है उन सब में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सच्चे अर्थ में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ में सोशल में इंटीमेसी में किस तरीके से अपना जो रिलेशन बना पा रहा है और वहाँ से उसे किस प्रकार का मतलब साथ सपोर्ट मिल रहा है, वो भावना आती है। दूसरों के साथ जो कुछ कारण होते हैं तो संतोषजनक और मतलब उसका कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो डेवलप कर पा रहा है या फिर अपने आप में ही खोया रहता है। इसमें जो क्राइसिस आता है वो आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब कि वो दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहता है या फिर आइसोलेशन अलग रहता है, एक सबसे विलग होके। ये भाव आ गया जब व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे लोगों के साथ में अपने ऐसे उसमें मिलजुल कर रहता है, अच्छे तरीके से इंटीमेसी का गुण उसमें डेवलप हो जाता है, तो उसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो होती है लव की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आती है 7th स्टेज, मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड जो है मध्य वयस्क अवस्था, ये इसके हम एज 30 to 65 ईयर मान लेंगे। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जनरेटिविटी का भाव डेवलप होने लगता है, या बच्चा नहीं कहेंगे हम, एक वयस्क है तो एक व्यक्ति एक आदमी जो है उसमें जनरेटिविटी का भाव डेवलप होने लग जाता है। व्यक्ति अपनी अगली जो जनरेशन है उसके कल्याण के बारे में, उसके साथ साथ उसकी जो सोसाइटी के लिए जिसमें वो लोग रह रहे हैं उसको कैसे अच्छा बनाया जाए इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। मेनली इसमें प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया जाता है, नहीं क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं। तो इसमें जो क्राइसिस आता है वो आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन होता है कि प्रगति रोध, किसी भी चीज को रोकना। तो इसमें ये इसका क्राइसिस हो गया। अगर अच्छे तरीके से जनरेटिविटी या प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर पा रहा है तो उसमें एक जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो होगी केयर। जैसा हमने जनरली देखा भी है कि जो इस एज के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे मतलब बच्चों के फ्यूचर के बारे में या सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के बारे में सोचते हैं जनरली, और उन्हें लोगों से क्या चाहिए कि सिर्फ मतलब उनके केयर की जाए, उनके बच्चे जो हैं उसको घर परिवार में वो उनकी देखभाल करें। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है हमारे पास जब मतलब वृद्धावस्था की बात करते हैं, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। 65 से अबव की बात करते हैं। तो इसमें 65 से लेकर जब तक टिल डेथ तक की जो उसकी ड्यूरेशन होती है, इसमें क्या है कि जब इसके साथ में काफ़ी मतलब चैलेंजेस आते हैं इस एज तक इंसान की ज़िंदगी में, तो उसके जो दोस्त होते हैं या उसके जो कलीग्स होते हैं वो धीरे धीरे किसी की डेथ हो रही है, अपने सब काम में व्यस्त होने शुरू हो जाते हैं, तो भविष्य से हटकर अपने उन दिनों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है कि जो उन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं और जहाँ वो फेलियर हुए थे उन पे फोकस करने लग जाते हैं। और इसमें उनमें जो एक भाव है कि मतलब उन्होंने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया इस पर फोकस करने लग जाते हैं, तो उनमें आता है जो क्राइसिस है वो ईगो इंटीग्रिटी का वर्सेस डिसअपियर। डिसअपियर में होता है कि निराशा, और ये सब सोचते हैं जब मैच्योर लोग या प्रैक्टिस करते हैं अपने सेल्फ सेंस की, तो उसमें क्या होता है कि एक जो स्ट्रेंथ आती है विजडम की भावना आती है।
व्यवहारिक ज्ञान से जो हम सीखते हैं। तो हमने इसमें ये देखा कि जब कोई बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है और उसमें जो ट्रस्ट की भावना विकसित हो रही है, तो ही वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में ऑटोनोमी पर जाएगा। अगर बच्चा पहले वाले स्टेज में पिछड़ता जा रहा है, उसे लव नहीं मिल रहा ढंग से, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है फैमिली में, तो उस बच्चे में होप डेवलप नहीं हो पाएगी। वो अपने आप में एक ऐसा फील करेगा कि निराश रहेगा। फिर ऐसे आगे चल के उस स्टेज में फिर उस अपने खुद पे डाउट करने लग जाएगा, आगे गिल्ट की भावना आती जाएगी, खुद को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी कन्फ्यूजन रहेगा, फिर दूसरे लोगों से अलग रहेगा। फिर ऐसे मतलब हर चीज़ में स्टेग्नेशन बन के रहेगा कि हर कोई भी चीज़ करने के लिए पहले कोई प्रगति करने की जगह उसमें हर चीज़ में अवरोध बनने की कोशिश करेगा, और फिर आखिर में वो अपने निराश अपनी ज़िंदगी से रहेगा। तो हमें ये जो मतलब दो स्टेजेस बताए हैं किसी भी जो है क्राइसिस, इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट है और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो बच्चे में ऐसे डेवलप होता चला जाता है। तो हमने जैसे जाना आज कि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, तो इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है कि मेनली जो व्यक्ति होता है तो उसकी जो पर्सनालिटी को डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक जो उसकी पर्सनालिटी है उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, और ये बर्थ टू डेथ तक कैसे चलता है, ये डेवलपमेंट कहीं भी हो सेम स्टेजेस रहेगी उसकी। सबसे ज़्यादा मेन फोकस एडोलसेंट पर किया गया है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव स्टेज बताई गई है। और इन्होंने बताया कि इस जैसे एक हर स्टेज में एक क्राइसिस होता है, उसकी वीकनेस होती है, वैसे उसमें एक स्ट्रेंथ भी बताई है जो सब में अलग अलग होती है। सफलता के बारे में बताया गया और असफलता के बारे में बताया गया है। तो ये सभी साइको सोशल जो इवेंट्स हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे इंटीग्रेट होते हैं, इन सब के बारे में एरिक्सन ने बताया है। थैंक यू।